हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन स्टडी केंद्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे होंगे, है ना। और अपनी ट्वेल्थ की जर्नी को आप स्टार्ट कर चुके होंगे, तो ट्वेल्थ में आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना भैया, है ना। एक दिन के पढ़ने से या एक सप्ताह के पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको लगातार काम करता रहना होगा, और काम करने के लिए आपको मोटिवेशन नहीं, आपको डिसिप्लिन चाहिएगा। डिसिप्लिन के साथ काम करते रहें, थोड़े एफर्ट्स डालते रहें, उनके थोड़े थोड़े रिजल्ट मिलते रहेंगे। वो थोड़े थोड़े रिजल्ट आपको अपना आप मोटिवेशन देते रहेंगे, ठीक है। तो भैया कंटिन्यूटी में हमने भी अपना लेक्चर सेकंड स्टार्ट कर दिया है। आप जानते हैं क्लास ट्वेल्थ के लिए हम एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं ऑनलाइन, जिसमें हम क्लास ट्वेल्थ के लिए फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, जिसमें हमने चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया है। ऐसा चैप्टर फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो आप जानते हैं वो कौन सा है। मैं थोड़ा सा खुद को साइड में कर लेता हूं। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, यानी वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, ठीक है। जिसमें हमने पिछली क्लास में, ये हमारा लेक्चर सेकंड है, लेक्चर फर्स्ट में हम ऑलरेडी बहुत सारी बातें कर चुके हैं। क्या बात कर चुके हैं? हमने चार्ज को पढ़ा था, चार्ज क्या होता है, कैसा होता है, उसके क्या फॉर्मूले हैं, गुण हैं, क्या जो भी सारी चीज़ें पोस्टमार्टम किया था साहब हमने चार्ज का। आप देख सकते हैं वो लेक्चर को, चैनल पे जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट की लिंक देंगी तो उसमें सारे प्लेलिस्ट है, तो उसको भी देख सकते हैं आप, ठीक है। सेकेंडली हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज देखे थे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज में आपको याद ही होगा क्या है भैया। प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज में हमने कई चीज़ें देखी थी, जैसे एडिटिविटी और कंजर्वेशन और क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है सर? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है कि चार्ज क्वांटाइज है। क्वांटाइज का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ को अगर तोड़ते तोड़ते आप एक छोटे से एलिमेंट में जा सके और हमेशा वो चीज़ उसी के मल्टीपल में मिलती है, तो हम उसे कहते हैं कि वो क्वांटाइज है। जैसे आप गए किसी दुकान पे चॉकलेट लेने, तो चॉकलेट लेने गए तो चॉकलेट भैया एक मिलेंगी या फिर दो मिलेंगी? क्या आपको 1.5 चॉकलेट मिल सकती है क्या? नहीं भैया, ऐसे नहीं एक चॉकलेट दे दी, आधा काट के आधी चॉकलेट अंकल ने खा ली, आधी तुम्हें दे दी। ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा होता है कि एक के बाद दो, दो के बाद सीधा तीन, मतलब ये फुल मल्टीपल में होते हैं। इंटीग्रल मल्टीपल में जो भी चीज़ होती है उसे हम कहते हैं क्वांटाइज है। जैसे यहाँ चॉकलेट क्या है भैया? क्वांटाइज है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं चार्ज भी इलेक्ट्रॉन का मतलब क्वांटाइज है, ये इसका क्वांटा है। जैसे एक चॉकलेट क्वांटा है उस चॉकलेट का, वैसे इलेक्ट्रॉन है क्वांटा। क्वांटा मतलब वो छोटा पार्ट जिसका मल्टीपल होगा। तो इलेक्ट्रॉन एक आएगा या दो आएगा या तीन आएगा, चार से इलेक्ट्रॉन के कारण तो आता है। तो एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन, यानी क्या 2.5 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं क्या? तो जवाब होगा नहीं आ सकते हैं। इसके लिए चार्ज भी क्या है? क्वांटाइज है। इसका मतलब मैं चार्ज का एक फॉर्मूला बना देता हूँ। सर चार्ज का क्या फॉर्मूला बनाना चाहते हो? चार्ज का सिंपल सा हम फॉर्मूला बनाना चाहते हैं। क्यू जो चार्ज है वो एन जितने भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए होंगे इनटू उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, इतना होता है। अब बार बार रामायण करनी पड़ती है साहब। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इसको हमने अपनी सुविधा के लिए एक छोटा नाम दे दिया ई। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया भैया? Q इज इक्वल टू एन इंटू ई। बात खोपड़ में जा रही है। Q क्या है? चार्ज जितना आपको चाहिए या जितना आपने दिया है। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने ट्रांसफर हुए हैं साहब। E 1.6 इंटू 10⁻⁻19 किलो। ई ये वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं बता रहा मैं। ये एक इलेक्ट्रॉन का क्या है भैया? चार्ज। जैसे बेसिकली थोड़ी देर पहले हमने चॉकलेट का एग्जांपल लिया। मान लो एक चॉकलेट की कॉस्ट 10 है, तो टोटल कॉस्ट कितनी होंगी सर? एन जितने भी आपने चॉकलेट खरीदी इनटू क्या कर दीजिए भैया, एक चॉकलेट का कॉस्ट कितना है? 10। बात समझ में आई? इस 10 को क्या मैं सी से डिनोट कर लूँ क्या? तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एन इंटू सी, दैट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ चॉकलेट्स। बात खोपड़ में गई। वैसे क्यू इज इक्वल टू एन। बात समझ में आई? सर ये क्यों बता रहे हो? क्योंकि आज इस पे न्यूमेरिकल करते हैं हम। देखो बेसिकली चैप्टर खत्म होने के बाद, थ्योरी खत्म होने के बाद न्यूमेरिकल्स के लिए एक अलग सी सीरीज लाएंगे, मतलब अलग से क्वेश्चंस करेंगे। फिलहाल साथ साथ में कुछ चुन्नू मुन्नू से न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं।
ताकि आपका दिमाग थोड़ा सा क्या हो जाए भैया, ओपन हो जाए। चलें आगे। चलो भैया इसको हटा दो, आगे बढ़ जाओ। चलो, तो पहला क्वेश्चन क्वांटाइजेशन पर ये है। सर आपने तो नाम तो डाल रखा है गुलाम सलो, थोड़ी देर में आएगा, बच्चा वेट तो कर ले थोड़ा सा। फटाफट इस क्वेश्चन को करते हैं। एक गुलाम आवेश के लिए कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे? कि भैया अगर मुझे एक कूलाम चार्ज चाहिए तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन विल ट्रांसफर फॉर वन कूलाम चार्ज? मैं थोड़ा खुद को पहले साइड में करूं क्या, 1 मिनट भिड़ू। ये लो, मैंने खुद को करा साइड में, ये लो सर। अब ठीक है, सुनते रहिएगा। एक कूलाम, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको कितना कूलाम देना है? 1 कूलाम। इसके लिए मगर मान लो माइनस का 1 कूलाम देना है तो इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, और अगर भैया प्लस 1 कूलाम देंगे तो क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम सिंपली ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, Q इज इक्वल टू N इंटू ई, क्योंकि हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे। तो भैया तुम्हें चार्ज कितना देना है? 1 कूलाम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम्हें निकालना है, ई तुम्हें पता है कितना होता है भैया, 1.6 इंटू 10⁻⁻90। पुट कर दो, ये एन इधर आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1.6 इंटू 10 कितना हो गया भैया? -90। कितना हो गया सॉल्व करने पर? तो ये आता है 6.25। ये -19 हो गया तो +19 चला गया, इसने 10 इधर दे दिया तो ये 10 हो गया। उधर 10 की पावर कितनी रह गई? 18। 10/1.6, पॉइंट हटाऊंगा तो 0 और आ जाएगा। कट कर लेना है ना, किससे कट करोगे? 4 से काट लो, 4 चौक 16, ऊपर कितना आ गया? 25। तो 4 का 25 में भाग लगाएगा, 6 चौक 24.25 इंटू 10 कितना बच गया भैया? 18। मतलब 1 कूलाम चार्ज अगर आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं किसी से, किसी को 1 कूलाम माइनस का देना चाहते हैं तो उसको इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, और किसी से 1 कूलाम लेना चाहते हैं, मतलब 1 कूलाम पॉजिटिव देना चाहते हैं उसको, तो उससे इलेक्ट्रॉन खोसने पड़ेंगे। पर इलेक्ट्रॉन कोई छोटे मोटे खोसने नहीं पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन खोसने पड़ेंगे 6.25 इंटू 10⁻18। डायरेक्ट याद रखना भैया इस डेटा को। डायरेक्ट क्यों याद रखना? क्योंकि ये बहुत बार MCQ में आ जाता है, MCQ में बहुत बार आ जाता है भैया, तो अपना गलत नहीं होना चाहिए, तुरंत भैया समय बचाना है। और ये तो क्या है, ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 की वैल्यू ये है, थोड़ा ये भी ध्यान रखना, आगे कैलकुलेशन में काम आती है। ठीक है, तो 1 कूलाम क्या एक छोटी यूनिट है कि बड़ी यूनिट है? एक बार क्वेश्चन आता है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, आवेश की यूनिट कूलाम एक छोटी इकाई है या बड़ी इकाई है? तो आवेश की ये जो यूनिट है कूलाम, ये एक बहुत बड़ी यूनिट है। क्यों बड़ी यूनिट है? सिद्ध करो। तो आप ऐसे ही निकाल के बताना कि 1 कूलाम चार्ज के लिए कितना इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है बाबू? 6.25 इंटू 10⁻18। इतना इलेक्ट्रॉन देगा तब 1 कूलाम चार्ज आएगा। 10⁻18 समझता है क्या? इसमें तेरा घर जाएगा रे, ये बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस कारण इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने में दिक्कत आ सकती है, इसलिए जनरली कूलाम को एक बड़ी यूनिट माना जाता है। और हम कौन सा कूलाम यूज़ कर लेते हैं? माइक्रो कूलाम, ठीक है, मिली कूलाम, नैनो कूलाम, ऐसी छोटी यूनिट्स यूज करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? कुछ भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो भैया नीचे कमेंट बॉक्स तेरे लिए ही तो है। चलें आगे, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद कूलाम स्लो पे चलेंगे। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। आगे क्या करूं? देख भैया क्वेश्चन, इफ अ बॉडी गिव्स आउट 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकेंड। भैया ये कोई बॉडी है, इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, कितने निकल रहे हैं? 10⁻9 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। बात समझ में आ रही है कि भैया ये एक क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है जिससे कितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं? 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स हर सेकेंड ये क्या कर रहा है भैया? इमिट कर रहा है। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? अब क्या है, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलाम फ्रॉम इट? अगर ये 10⁻9 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है एक एक सेकंड में, तो कितने दिनों में भाई साहब ये निकाल देगा? क्या इतने इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन कि उनसे चार्ज कितना आ जाए भैया? आवेश कितना आ जाए? 1 कूलाम।
और थोड़ी देर पहले बताइए 1 कूलम्ब चार्ज अगर लाना है तो कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे बताओ? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। बात खोपड़ में गई। इतने इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तब जाके भैया क्या होगा? 1 कूलम्ब चार्ज आएगा। तो हमें कितना टाइम लगेगा साहब? तो देखो भैया, अगर मैं थोड़ा यूनिटरी मेथड लगाऊं, डायरेक्ट भी सोच सकते हैं सोचने वाले बच्चे, नहीं सोच पाऊँ तो देखो, अगर मुझे टाइम निकालना है तो मुझे एक बात बताओ, 10⁹ इलेक्ट्रॉन के लिए टाइम कितना लगता है बताओ? लैंग्वेज तो लिख ही सकते हो ना। 1 सेकेंड लगता है कि नहीं लगता है? तो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए कितना टाइम लगेगा बताओ? 1/10⁹। और तुमने इलेक्ट्रॉन निकालने कितने पड़ेंगे? 6.25 इंटू 10⁻18। क्यों सर? क्योंकि 1 कूलम्ब चार्ज के लिए इतना ही होता है। अभी हमने कहा था, याद भी रख लेना। तो इसके लिए कितना टाइम लगेगा? तो सर इससे मल्टीप्लाई कर दो, 6.25 इंटू 10⁻18 बटे में 10⁹। ये कट गया? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो। ये कितना आ गया भैया? 9। तो 6.25 इंटू 10⁹ सेकेंड्स, ये आप आंसर दे सकते हो। इतना आप आंसर दे सकते हो। 10⁹ इतनी सेकेंड्स लगेंगे तब जाके कितना चार्ज आएगा साहब? 1 कूलम्ब चार्ज आएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप मुझे बोलिए कमेंट बॉक्स में। पेपर में आए तो इतना कर देना, बात खत्म, पैसे हजम। अब मान लो कि तुम थोड़ा फील दिलाने के लिए तुम्हें एक काम कराता हूँ, देखना, सुनना जरा ध्यान से, है ना। मैं इधर थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, अपने लिए बोर्ड जाके खाली कर लेते हैं। देखो भैया, तुम्हारे पास 6.25 इंटू 10⁻, कितना आया भैया? ये 9। इतना आया। 6.25 इंटू 10⁻, कितना आ गया भैया? 9 आया। ये सेकेंड्स है। मैं तुम्हें ना ईयर्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। इसको किस में कन्वर्ट करता हूँ? ईयर्स में। तो ये सेकेंड है। सेकेंड है तो 60 का डिवाइड करूँगा तो ये किस में कन्वर्ट हो गया भैया? आवर्स में, है ना। आवर्स में या मिनट में, सॉरी, ये किस में कन्वर्ट हो गया? मिनट में। 1 मिनट में सॉरी 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? तो हम 60, तो 60 से और डिवाइड कर लेता हूँ। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया भैया? आवर में। अब आवर से डेज में चलते हैं। तो एक डे में कितने आवर्स होते हैं साहब? 24। तो ये कितना हो गया? 24। ये कितने खत्म किस में कन्वर्ट हो गया भैया? डे में। अब ईयर में चलते हैं, वीक में मत जाना यार, ईयर में चलो सीधे। तो एक ईयर में डेज कितने होते हैं? तो जनरल भैया 365 होते हैं। ठीक है। अब ये सब आप डिवाइड करें, सॉल्व करें तो ये लगभग मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, 200 198 पॉइंट समथिंग कुछ आता है। ये लगभग 200 ईयर्स लग जाएंगे भाई, 200 ईयर्स। इसीलिए कह रहा हूँ, क्या 1 कूलम्ब एक बहुत बड़ी आवेश की यूनिट है। चलें आगे। चलो 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 चलो। अब आपके लिए एक क्वेश्चन, चार्ज की सबसे बड़ी यूनिट बताओ, चार्ज की सबसे छोटी यूनिट बताओ, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, जो यहाँ तक पहुँचे हैं। जनरली बच्चे क्या होते हैं, बस 1-2 मिनट देख के उसके बाद चलो। अब यह अगला क्वेश्चन भी एमसीक्यू लायक है, एमसीक्यू लायक है। क्या है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल? निम्न में से कौन सा आवेश संभव नहीं है? बढ़िया प्रश्न है भैया। ये तो भैया सिंपल, नीट में भी अगर सिंपल क्वेश्चन आए तो ये आ सकता है। निम्न में से कौन सा आवेश संभव नहीं है? तो कौन सा संभव नहीं होगा? आपको क्या लगता है, बताओ कौन सा संभव नहीं होगा? सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। बहुत सिंपल है भैया, देखो, Q = N × E। इसको देखो, Q/E बराबर क्या है? N एक परफेक्ट नंबर आना चाहिए। N क्या आना चाहिए? परफेक्ट नंबर, मतलब 1 2 होल नंबर आना चाहिए, 3 4 ऐसे आना चाहिए। तो क्या एक बात कह सकता हूँ क्या, कि Q में जब E का भाग लगाओगे तो पूरा पूरा जाना चाहिए साहब। अगर Q में E का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है तो वो चार्ज संभव नहीं है, क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रॉन के कारण आता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन के कारण आएगा तो 1 E, 2 के 2 E, 3 E, 4 E, 5 E, मतलब जो चार्ज है उसमें E का भाग लगाऊंगा तो भैया पक्का पक्का एक परफेक्ट नंबर आएगा, चाहे 5 आए, चाहे 15 आए, चाहे 20 आए, चाहे 25 आए। मतलब ऐसा कोई भी चार्ज संभव नहीं है जिसमें किसका भाग नहीं लगता भैया? E का भाग नहीं लगता है। अब E का भाग पूरा ना लगाते हुए जब यहाँ सेम हो, 10⁻−19 है, अगर -19 नहीं है तो फिर सोचना पड़ेगा
अगर 19 है तो सिंपल सिंपल किसका भाग लगा दो, 1.6 का। और थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओ ना, जो भी 16 के पाड़े में आ रहा है वो गया, वो है, बाकी नहीं है। जैसे देखो ये 16 के पाड़े में आएगा, हाँ आएगा, ये संभव है। ये 48 16 के पाड़े में आता है, 16 की टेबल में आता है, संभव है। 27 आता है क्या, नहीं आता है। 32 आता है, आता है। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, नॉट। कौन सा आवेश संभव नहीं है, तो कौन सा संभव नहीं है भैया, 2.7 इंटू 10⁻, कौन सा भैया, 19। बात खोपड़ में गई, कोई दिक्कत है तो बोलो, समझ में आ गए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ओनली फॉर दिस आंसर 2.7 इंटू 10⁻19 कूलम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार कर लेना, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। चलें आगे, चलो भैया, चलो 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 चलो। अब एक छोटा सा काम और है, छोटी सी चीज़ पूछ लेते हैं। कभी कभी चार्ज और मास को भी साथ में कंपेयर कर लिया जाता है। चार्ज और मास को हम कंपेयर कर रहे हैं। हम जल्दी ही कूलम स्लो पे चलने वाले हैं साहब, चिंता ना करें, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, समझते रहिए। कूलम स्लो कहाँ है भैया, देख ध्यान से पढ़, सॉरी, पहले इलेक्ट्रिक चार्ज और मास को हम क्या कर रहे हैं भैया, कंपेयर। देखो कैसे कंपेयर करते हैं, आपके सामने एक टेबल बनी हुई है, थोड़ी थोड़ी बातें ध्यान में रखना। देखो एक तो चार्ज है और एक क्या है, मास है। दोनों आपस में रिलेटेड है क्योंकि दोनों ही मैटर, पदार्थ के गुण हैं, ठीक है। उनकी खुद इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज है उनकी, ठीक है, इनबिल्ड है उनके अंदर, ठीक है। देखो पहली बात लिखी है चार्ज, मैं थोड़ा सा और आपके लिए जूम कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे एकदम बढ़िया सा। हमारा प्रयास हमेशा रहता है कि आपको बढ़िया से बढ़िया दिखाया जाए, मतलब क्वालिटी बेस्ट हो भैया। चलो देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज में बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। जो चार्ज है कैन बी पॉजिटिव हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, और क्या हो सकता है भैया, जीरो। परंतु मास हमेशा ही कैसे कंसिडर किया जाता है, पॉजिटिव। नेगेटिव मास का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक। आगे बात करो, इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटाइज है, मतलब हमें उसका छोटा सा पार्ट पता है। छोटा सा पार्ट कौन है भैया, इलेक्ट्रॉन। मास क्वांटाइज है, ये लगता है होगा ही क्वांटाइज, पर अभी तक हम स्टैब्लिश नहीं कर पाए, उसको स्थापित नहीं कर पाए। मतलब छोटा, मतलब मास को तोड़ते तोड़ते कहाँ तक जाएंगे, छोटा जो मास का टुकड़ा है उसको हम अभी नहीं देख पाए। तो क्वांटाइजेशन ऑफ मास नॉट येट स्टैब्लिश, द्रव्यमान का क्वांटीकरण अभी स्थापित नहीं हुआ है। अगला चलो, चार्ज ऑन अ बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स स्पीड। चार्ज जो है, अगर मान लो एक है ना ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और इसका चार्ज q है, अगर मैं इसको v की स्पीड जो कि लगातार बढ़ रही है, तो v बढ़ाऊंगा तो चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, पर मास पे इफेक्ट आता है। सर हमने तो नहीं पढ़ा, सर हमने तो नहीं पढ़ा, मास पे कब इफेक्ट आने लग गया। आता है, मास पे इफेक्ट आता है। आप इसके लिए आइंस्टीन की इक्वेशन पढ़ते हैं। आइंस्टीन अंकल ने बताया था ये कि भैया मास, जैसे जैसे आप वेलोसिटी बढ़ाओगे तो मास कितना होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। और अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को इतनी स्पीड बढ़ा दें कि उसकी स्पीड कितनी हो जाए भैया, c, उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाए लाइट की स्पीड में, तो उसकी वेलोसिटी स्पीड अगर c हो जाए तो उसका मास इनफाइनाइट हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि दुनिया में कोई भी चीज़ लाइट की स्पीड से ज़्यादा पे नहीं दौड़ सकती है। यूनिवर्स ने बांध रखा है हमको, ठीक है। चलो हम इतनी डिटेल में ना जाते हुए इतना ध्यान रखना कि मास वेलोसिटी पे डिपेंड करता है जब वेलोसिटी ज़्यादा हो जाए। छोटी मोटी वेलोसिटी में नहीं है कि ऐसे मैं सर दौड़ रहा हूँ मेरा मास लॉस हो गया, नहीं मेरा मास बढ़ गया, है ना। मैं धीरे दौड़ने लग गया, मेरा मास लॉस हो गया, ना ना ना, है ना। हाई स्पीड पे ये बातें चलती हैं। चार्ज स्टिकली क्या होता है, कंजर्व्ड, मतलब चार्ज पहले जितना था अभी भी उतना है। मास कम ज़्यादा हो सकता है, ये तो नहीं हमने पढ़ा, केमिकल रिएक्शन में ऐसा नहीं होता है, फिजिक्स है बाबू, ये केमिस्ट्री से थोड़ी सी अलग है। मास इट इज़ नॉट कंजर्व्ड बाय इटसेल्फ, स्वयं में संरक्षित नहीं है। वास्तव में मास प्लस एनर्जी ये दोनों मिलकर हमेशा संरक्षित रहती है। मास कन्वर्ट होता है एनर्जी में, ये आप पढ़ेंगे चैप्टर 14-13 में भैया,
वहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊंगा कि मास किस में कन्वर्ट होता है भैया, एनर्जी में। और ये इक्वेशन बहुत सारी टी शर्टों में लिखी होती है, E=mc², मतलब एनर्जी और मास में ये रिलेशन है। मास किस में कन्वर्ट हो सकता है, एनर्जी में, पर उसकी कुछ कंडीशंस होती है। कर लें हम हर मास को एनर्जी में कन्वर्ट, ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। अभी तक तो नहीं है, आने वाले समय में आ जाए तो क्या पता नहीं, आप खोज लें तो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस में बी अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। तुम्हें पता है भैया, चार्ज पॉजिटिव है तो रिपल्सन फोर्स होगा, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव है तो इनमें कैसा फोर्स होगा, आकर्षण में। मास के बीच में जो फोर्स लगता है उसका नाम हमने क्या दे रखा है भैया, अले चलने ले गया, ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा ही कैसा होता है भैया, अट्रैक्टिव। दो मासेस के बीच में जो फोर्स लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, वो हमेशा ही क्या होता है, अट्रैक्टिव। अ चार्ज बॉडी इज ऑलवेज प्रोसेसेस सम मास। अगर किसी पे चार्ज है तो पक्का उसमें कुछ ना कुछ क्या होगा भैया, मास होगा। पर अगर किसी पे मास है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है उस पे चार्ज होगा। सारी न्यूट्रल चीजें हैं, उनके मास तो है ना भैया। जैसे मान लो कि मैंने एक पत्थर लिया, वो न्यूट्रल है तो उसके अंदर क्या है, चार्ज कितना है, 0, पर उसके अंदर मास है। पर अगर किसी पे चार्ज है तो वो कुछ है तो उस पे क्या होगा, मास। तो चार्ज कैन नॉट बी पॉसिबल विथआउट मास, मतलब आवेश बिना द्रव्यमान के संभव नहीं है, पर द्रव्यमान बिना आवेश के संभव है। क्या ये बात समझ में आ गई, खोपड़ में चली गई। तो द्रव्यमान रखने वाली वस्तु में शुद्ध आवेश नेट चार्ज आवश्यक नहीं है। वैसे तो होगा यार प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, पर कहते हैं कि भैया नेट चार्ज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कहानी आपको हमने थोड़ी सी समझाई है। अब जिसका था मुझको इंतजार, ले वो घड़ी आ गई आ गई आ गई। वाओ, गाना सुन के सो गए हम। ओहो, कुलाम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, कुलाम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, ये क्या है बीच में, कोई बात नहीं। तो स्टार्ट, क्या कहते हैं कुलाम साहब, समझने की कोशिश कीजिएगा। कुलाम साहब कहते हैं कि देर आर टू चार्जेस, एक चार्ज मान लो Q1 है और एक चार्ज Q2 है। इन दोनों के बीच में हमें पता है फोर्स लगता है। मान लो कि दोनों पॉजिटिव हैं एक बार के लिए, तो ये इस पे इस तरफ धक्का लगाता है, ये इस पे इस तरफ धक्का लगाता है। ये जो फोर्स है इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये कुलाम साहब ने फाइंड करके दिया था। हाँ, थोड़ी बहुत उन्होंने मोटिवेशन ली होंगी, किससे, ग्रेविटेशन फोर्स। ये सब ग्रेविटेशन फोर्स जैसा ही है। आप 11th में ग्रेविटेशन फोर्स पढ़ चुके हैं, वहाँ पे बस मास आ जाता है और यहाँ पे क्या आ जाता है, चार्ज। तो कुलाम साहब क्या कहते हैं, इफ़ देखो दो बातें हैं। पहले जो चार्ज होने चाहिए ये स्टेशनरी होने चाहिए, कम से कम एक तो स्टेशनरी होना ही चाहिए। चार्ज कैसे, स्टेशनरी मतलब स्थिर होने चाहिए, रुके हुए होने चाहिए चार्ज, ठीक है, बात समझ में आई। दूसरा, ये पॉइंट चार्ज होने चाहिए। पॉइंट चार्ज का मतलब है कि चार्ज सेंटर पे एकदम कंसंट्रेटेड होना चाहिए। या आप कोई स्पेयर ले सकते हो छोटा, ऐसे, ठीक है। ऐसे कोई लंबी रोड ले ली आपने और इसके लिए कुलाम्स नियम लगाना लगा तो भैया यहाँ ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात को पढ़ना जाइए। तो दो चीजें हैं, फॉर टू पॉइंट स्टेशनरी चार्ज, दो स्थिर बिंदु आवेशों के लिए क्या है, क्या कहानी, ध्यान से सुना। इनके बीच जो लगने वाला फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 इंटू Q2, मतलब इनके बीच में लगने वाला फोर्स Q1 और Q2 के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली क्या होता है भैया, प्रोपोर्शनल। मतलब मैं लिखने की कोशिश करूंगा तो कैसे लिखूंगा भैया, ऐसे लिखूंगा कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के परिणाम के गुणनफल के समानुपाती होता है ना। क्या लिखूंगा भैया, अगर मैं बात करूं तो भैया द अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स, ये भी ऐड कर दो, फॉर टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। सेकंड, मान लो इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो उस डिस्टेंस के इनवर्सली यानी 1/r² इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके स्क्वायर के, यानी दोनों आवेशों के मध्य वर्ग के
व्युत्क्रमानुपाती होता है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। आप ऐसे एकदम प्रॉपरली लिखेंगे। पहले आपने ये लिख दिया, क्या लिख दिया भैया, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ द फोर्स अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स बिटवीन टू पॉइंट स्टेशनरी चार्ज, या सिंपल पॉइंट चार्जेस भी लिख दो चलेगा, इज, फिर फर्स्ट करके लिखोगे, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ द चार्ज, दोनों आवेशों के परिणाम के गुणनफल के समानुपाती होता है। दूसरी बात क्या लिखेंगे, ये उनके मध्य दूरी, बिंदु आवेशों के मध्य दूरी के वर्ग के क्या होता है भैया, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब दोनों को एक साथ लिखूंगा तो F प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा बताओ, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। वहां पे मास वाला याद है क्या, M1 M2, वो भी F प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर होता था। तो F वाला फॉर्मूला ये तो याद होगा ना, G M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। देखो ये भी मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है और रेडियस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो यहाँ पे कोई ना कोई आएगा भैया कांस्टेंट K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जैसे वहां पे तो क्या आता था, G आता था, वहां पे तो क्या आता था बताओ, G आता था, ठीक है। यहाँ G नहीं आता साहब, यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे K आता है। ये देखो थोड़ी देर में हम कंपैरिजन भी करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स और ये कूलम्ब फोर्स के बीच में हम कंपैरिजन भी करेंगे। तो यहाँ K है, K जो है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा। ये जो K है, जैसे G तो यूनिवर्सल कांस्टेंट होता था भैया, याद है यूनिवर्सल कांस्टेंट का मतलब यहाँ वहाँ कहाँ चंद्रमा या कहीं पे भी जाओ G की वैल्यू सेम ही रहती थी, डज नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम। पर ये जो K है ना साहब, ये डिपेंड करता है मीडियम पर, ये मीडियम पे डिपेंड करता है कि भैया इन दो चार्ज के बीच में अगर हवा है तो फोर्स अलग लगेगा, पानी है तो अलग लगेगा। अगर मैंने कोई मेटल भर दिया, रुई भर दी, कुछ भी भर दिया है भैया, उस पर ये डिपेंड करता है क्या, ये फोर्स वैल्यू चेंज होती रहती है साहब, ठीक है। इसके को हम क्या कहते हैं, कूलम्ब कांस्टेंट कह देते हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट कह देते हैं। बात यहाँ तक खोपड़ में गई, फिर मैं तुम्हें देखो थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझाता हूँ वापस एक बार हल्का सा। दो चार्ज हैं, एक Q1 है, एक चार्ज है Q2 है, इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, R है। तो भैया जो लगने वाला फोर्स है वो कितना होता है, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ K क्या है, कूलम्ब्स कांस्टेंट है, ठीक है। अब ये मीडियम पे डिपेंड कैसे करता है, इसकी वैल्यू थोड़ी सी ध्यान रखना। इसकी वैल्यू के बारे में हम बात करते हैं। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अरे भैया ये क्या लिखा है आपने, मैंने तो पहली बार देखा है। ये जो है इसे बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब है परमिटिविटी। इसका मतलब क्या होता है भैया, इसे क्या बोलते हैं, परमिटिविटी। सर हिंदी में क्या बोलेंगे, विद्युतशीलता। इसे क्या बोलेंगे, विद्युतशीलता। बेसिकली इस पे ये डिपेंड कर रहा है। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही क्या होता है, ये कांस्टेंट। ध्यान से सुनते जाना। तो यानी K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये नोट कब लगता है, फॉर वैक्यूम। क्या लगता है, वैक्यूम या हवा के लिए, ठीक है। दोनों को लगभग सेम ही माना जाता है। कोई दूसरा मीडियम होगा तो उसके लिए R लगा दूंगा, मतलब कोई मीडियम आएगा तो M लगा दूंगा। बात समझ में आ रही। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जो कांस्टेंट है वो एप्सिलॉन नॉट है। बेसिकली मेन कॉन्सेप्ट कौन है, मतलब मेन कांस्टेंट कौन है भैया, एप्सिलॉन नॉट है। उस एप्सिलॉन नॉट को हमने एक ऊपर लिया है 1/, में अगर मैं लिखूं तुम्हारे सामने ये फॉर्मूला लिख देता है, आप तो वैसे ही घबराए हुए, और ये तो बड़ा सा रामायण देख के तो आप घबरा सकते थे। तो हमने क्या किया, साइंटिस्ट ने किया, इसको एक नया कांस्टेंट लिख दिया और उस कांस्टेंट का नाम क्या रख दिया उन्होंने भैया, K। बात खोपड़ में गई भैया, बात समझ में आ गई। ये K क्या है, कूलम्ब कांस्टेंट, और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, जिसे हम परमिटिविटी कहते हैं एप्सिलॉन नॉट को। ये वैक्यूम की परमिटिविटी है। अब क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला, आप K की डायमेंशन निकालो, ठीक है। K की वैल्यू भी पता होनी चाहिए और K की यूनिट भी पता होनी चाहिए। तीनों चीजें निकालते हैं।
तो भैया के की अगर यूनिट या डायमेंशन निकालनी है तो के का फॉर्मूला बनाओ। ये आर स्क्वायर उधर चला गया, एफ आर स्क्वायर बटा के हट गया Q1 Q2। फिर देखो थोड़ा सा मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, जस्ट लाइक यू। तो देखो भैया, अगर मैं बात करूं फोर्स बराबर क्या फॉर्मूला है बताओ, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से के का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा, एफ आर स्क्वायर बटे में क्या Q1 Q2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो चले आगे। अब यूनिट बना लो। फोर्स की क्या होती है, न्यूटन, रेडियस की मीटर स्क्वायर हो गई, चार्ज की कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। बात खोपड़ में गई। अब इसकी बनाओ क्या, डायमेंशन। न्यूटन यानी फोर्स, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, एम ए यानी एम एल टी माइनस 2, मीटर डिस्टेंस एल स्क्वायर, अपॉन में कूलाम, कूलाम की डायमेंशन कल याद दिलाई थी ना, चार्ज की, चार्ज को टाटा बोलते हैं, तो टा तो 2 बार आ जाएंगे, टी स्क्वायर ए स्क्वायर। सॉल्व कर लूंगा, देखो रटने की तो आवश्यकता है ही नहीं। एम एल क्यूब आ गया, ये ऊपर चला गया तो टी की पावर -4 आ गया, और ए की पावर क्या होगी भैया -2। बात खोपड़ में गई। तो ये डायमेंशन आपको के की याद रखनी है, यूनिट भी देख ली, डायमेंशन भी देख ली, सर वैल्यू भी बता दो। हाँ, फॉर वैक्यूम इसकी जो वैल्यू होती है, वैक्यूम के लिए इसकी जो वैल्यू होती है साहब, वो ध्यान रखना, 9 × 10⁹ होती है। 9 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। सर हमने ये तो पढ़ लिया। बच्चा अगर उसने एप्सिलॉन नॉट के बारे में पूछ लिया तो भैया एप्सिलॉन नॉट के बारे में भी हम बता देंगे। एप्सिलॉन नॉट के बारे में हम कैसे बताएंगे बताओ, ऐसे बताएंगे। देखो एप्सिलॉन नॉट को अभी देखो, अभी 1 सेकंड रुको। तो एप्सिलॉन नॉट बहुत आसान है, कैसे, तो भैया एप्सिलॉन नॉट देखो तो सही क्या होता है, k = 1/4π एप्सिलॉन नॉट होता है साहब। 4π की कोई यूनिट नहीं है, कोई डायमेंशन नहीं है, ये तो नंबर है। तो k और एप्सिलॉन नॉट एक दूसरे के इनवर्स चलते हैं। वैल्यू में जरूर 4π काम आएगा, पर यूनिट और डायमेंशन में नहीं आएगा साहब। तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या होंगी, तो एप्सिलॉन नॉट की हो जाएंगी कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्यों सर, ये देखो इसका इन्वर्स कर दो भैया, और इसकी डायमेंशन इसकी उल्टी कर दो, यानी m -1 l -3 t प्लस का 4 a प्लस का 2। बात समझ में आ गई, खोपड़ में चली गई। तो भैया ऐसे सिंपली आप के को करके क्या निकाल सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट। तो वापिस आते हैं कूलाम्स लॉ पर। तो कूलाम्स लॉ क्या कह रहा था कि जो फोर्स है दैट इज के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है, और इस के बारे में हमने चर्चा की है। हम इस एप्सिलॉन नॉट पर पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। अगली क्लास में हम एप्सिलॉन नॉट के बारे में ही चर्चा करेंगे कि भैया ये एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी या क्या होती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल अगर हम वैल्यू भी देख लें, भाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू नहीं देखी ना हमने, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू और देख लेते हैं। उसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12। यूनिट आ गई कूलाम न्यूटन मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक तो बोलो भैया। ये वैक्यूम के लिए है, किसी और मीडियम के लिए हम अलग से चर्चा कर लेंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी दिक्कत है आप प्लीज़ कमेंट में पूछें। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि भैया जितने ज़्यादा शेयर करोगे उतने हमारी ये फैमिली बढ़ती जाएंगी, और जितनी ज़्यादा फैमिली होंगी उतना ही ज़्यादा आपको क्या आएगा भैया, आनंद आएगा। बात खोपड़ में चली गई। एप्सिलॉन नॉट के बारे में कुछ भी आपको पूछना हो तो मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं, वैसे अगले लेक्चर में हम उस पर चर्चा भी करेंगे, ठीक है। के से रिलेटेड और भी कुछ बातें हैं, मैं तुमको और बता देता हूँ। जैसे कई बार क्वेश्चन आ जाता है के का सीजीएस मान बताओ, सीजीएस मान बताओ। एमकेएस मान या एसआई मान तो है ही 9 × 10⁹ सीजीएस मान कितना होता है, तो के का सीजीएस मान होता है 1। यूनिट क्या हो जाएंगी सर, डायन, न्यूटन की जगह डायन आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, और बटे में क्या आ जाएगा, स्टेट कूलाम। कल हमने बात की थी सीजीएस यूनिट के बारे में, ठीक है। पर वैल्यू कितनी होती है भैया, 1 होती है। के का सीजीएस वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। इस बात को भी थोड़ा आप क्या रखेंगे भैया, ध्यान में रखेंगे। ये आपका क्या है, ये आपका कूलाम का नियम है। कूलाम ने ये फाइंड किया था कि 2 चार्जेस के बीच में फोर्स कितना लग रहा है, उसकी कैलकुलेशन कूलाम जी ने कर दी थी। इसमें यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बोलो,
आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। चलें आगे। तो कल नेक्स्ट लेक्चर में हम किस पे, थोड़ा सा वो लेक्चर लेंथी हो जाएगा, उसमें हम वेक्टर फॉर्म भी बात करेंगे और एप्सन नोट पे भी हम थोड़ी सी क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। अभी हम थोड़े थोड़े टॉपिक ले रहे हैं, धीरे धीरे हम टॉपिकों को बढ़ाते चलेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।